नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सिखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के द्वारा 9 जजेस के नाम का रिकमेंडेशन हुआ है। अपने आप में ये काफी बड़ा नंबर है। इस अपॉइंटमेंट के बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट में जितने भी रिक्त पद है वो सारे लगभग फुल हो जाएंगे, वो सारे भर दिए जाएंगे। तो अपने आप में बहुत बड़ा कदम था, उसी बारे में हम बात करेंगे इसका आज का आर्टिकल में। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है, ये भारत की सब ऑर्डिनेट जुडिशरी, जो कि आर्टिकल 235 में जिसकी पावर्स दी गई है, जिसके संबंध में बताया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या ये नॉमेनक्लेचर जो है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स का, क्या ये अपने आप में सही है, इस बारे में हम जानेंगे इस आर्टिकल में। तो दोनों ही आज के जो हमारे आर्टिकल है ये न्यायपालिका जुडिशरी से संबंध में है, तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आज का एमसीक्यू देखते हैं, वो ये है कि किगाली एग्रीमेंट निम्न में से किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन ए है ओजोन डिप्लीशन, ऑप्शन बी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी है क्लाइमेट चेंज, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो अब बढ़ते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का जो हमारा वर्णनात्मक प्रश्न डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वो ये है कि भारत में जजेस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, यह आपको बताना है। क्या हम कोलिजियम सिस्टम फॉलो करते हैं या हम एनजेक सिस्टम, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाला सिस्टम फॉलो करते हैं, यह आपको बताना है। तो दोनों ही प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिए। चलिए पहला आर्टिकल जो है, जो कि बात करता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के बारे में। हाल ही में पहली दफा है जब 9 जजेस का नाम रिकमेंड हुआ है सुप्रीम कोर्ट के लिए। कोलिजियम द्वारा ये 9 जजेस का नाम रिकमेंड किया गया है। कोलिजियम जो है 5 सीनियर मोस्ट जजेस का यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट, ये एक बॉडी होती है, इसे सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम कहते हैं, जिसे हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चुनना, यही अपने आप में काफी डिफिकल्ट काम है, काफी एक मेहनत वाला काम है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो देश की सबसे उच्च न्यायपालिका का जो शीर्ष स्थान है उसके लिए आपको लोगों का चयन करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा नंबर 9 लोगों को यहाँ पर चुना गया है, जिसमें कहीं ना कहीं कोलिजियम में जो सीनियर मोस्ट जज है इनको अपना इंटेलेक्ट यूज करना पड़ता है, अपना अनुभव यूज करना पड़ता है कि बेंच में किस तरीके से, खासकर सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से कौन जो लोग सिलेक्ट किए जा रहे हैं वो किस तरीके से फिट होंगे। तो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क था, और इस आर्टिकल में राइटर ने बहुत तारीफ करी है जस्टिस रमन्ना की कि उन्होंने ये एक बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि इस अपॉइंटमेंट, अगर ये अपॉइंटमेंट हो जाता है, जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो लगभग फुल हो जाएंगी। उसी के साथ में महत्वपूर्ण केस है, जब हम कोलिजियम की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये महत्वपूर्ण केस है, 1993 का केस है, जिसमें कहा गया था कि कंसिडरेशन ऑफ मेरिट शुड बी डन विदाउट गिविंग रूम फॉर एनी क्रिटिसिज्म दैट द सिलेक्शन वाज whimsical, fanciful और arbitrary और tainted with any prejudices और बायसेस। तो यहाँ पर इस केस में 93 का जो केस हुआ था कोलिजियम सिस्टम से संबंध में था, तो यहाँ पे बात की गई थी, यहाँ पे ये निर्णय दिया गया था कि जब भी आप जजेस को चुनते हैं, उन्हें रिकमेंड करते हैं, तो आपको मेरिट के आधार पर लोगों को चुनने की आवश्यकता है, मेरिट के आधार पर जजेस को चुनने की आवश्यकता है, जिससे किसी भी तरीके की कोई भ्रांति नहीं रहे, कोई इसकी आलोचना ना हो, और ये अपने आप में पूर्ण तरह से पारदर्शित हो। भारत जैसे देश को अगर हम देखें तो हमारे देश में बहुत सी विविधताएं है, भाषाएं अलग है, धर्म अलग है, रीजन अलग अलग, हमें क्षेत्र अलग अलग देखने को मिलते हैं, बहुत से समुदाय है, बहुत सी जातियां है। तो जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग आ रहे हैं, जो जजेस बन रहे हैं, उनमें इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो इन सारी चीजों के बारे में सेंसिटिव होना चाहिए, तभी वो निर्णय दे सकते हैं और इस देश में जो न्यायिक व्यवस्था है वो बरकरार रह सकती है। तो जरूरी है कि यहाँ पर हर ग्रुप से इक्वल पार्टिसिपेशन हो,
यहाँ पर मेरिट जो है उसका भी ध्यान दिया जाए और कहीं ना कहीं जो जजेस है उनके अमंग डाइवर्सिटी भी हो। तो ऐसा ही उदाहरण हमें जो 9 लोगों को चुना गया है, ये 9 अलग अलग राज्यों से आते हैं। जिन लोगों का नाम अभी चुना गया है कॉलेजियम ने 9 जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, ये अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग समुदाय, अलग अलग जातियों से आते हैं, जो कि अपने आप में बहुत सा विविधतापूर्ण है। अब एक दिलचस्प बात यहाँ पर एक और है कि कॉलेजियम की जब से जस्टिस रमन्ना आए हैं तब से ये पहली दफा है जब कॉलेजियम की पहली ऑफिशियल मीटिंग हुई, और पहली ही ऑफिशियल मीटिंग में इन्होंने 9 जजेस का नाम यहां पर चुना है। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की। तो भारत उन कुछ देशों में से है, या शायद भारत ऐसा देश है जिसमें जजेस जो है वो खुद जजेस को सिलेक्ट करते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस है वो दूसरे जजेस को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कौन चुने जाएंगे, कौन बनेंगे जज, उनको खुद ये चुनते हैं। तो अपने आप में काफी यूनिक चीज है। अलग अलग अगर देशों में देखें तो वहां पे अलग अलग सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। कई जगह सरकारें चुनती है, कई जगह सरकार और जुडिशरी दोनों मिलकर चुनती है, लेकिन हमारा ऐसा देश है जहां पे जुडिशरी खुद यहाँ पे जजेस को चुनती है। 2019 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण केस हुआ था, 5 जज बेंच का ये केस था, जिसमें जस्टिस रमन्ना भी जस्टिस में ये ऑब्जर्व किया गया था कि जब भी आप जजेस को सिलेक्ट कर रहे हो, जिन भी कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हो जज बनाने के लिए, तो आपको यहाँ पर सिस्टम में पूरी पारदर्शिता रखनी चाहिए। साथ ही साथ जो पब्लिक इंटरेस्ट है ये भी एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो बहुत ही विविधता वाला है। तो जरूरी है कि सारी चीजों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर चयन किया जाए। 2014 में भारत में ये कोशिश की गई थी सरकार के द्वारा कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो कॉलेजियम सिस्टम से ना होते हुए एक नया सिस्टम बने, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और इनके द्वारा निर्णय हो। लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, राज्यों की सहमति भी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद में जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट में एनजेक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया, और उसी के बाद में जो कॉलेजियम सिस्टम था पहले वाला वही अभी भी कंटिन्यूड है। चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल की हेडिंग से आपको पता चल रहा होगा सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। सब ऑर्डिनेट कोर्ट जिन्हें हम अगर हिंदी में समझे तो हम उसे निचली अदालतें कहते हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जो भी कोर्ट्स है, यहां पर उन्होंने कहा है हियरइन आफ्टर all the courts in state other than high court shall be referred to as a district judiciary. This court shall not be referred to as subordinate courts but as a trial courts. तो हाई कोर्ट से नीचे जितने भी कोर्ट्स है इन्हें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी माना जाएगा, और जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हमें जिन्हें कहते हैं इन्हें ट्रायल कोर्ट्स के नाम से जाना जाएगा। अपने आप में ये काफी सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि सब ऑर्डिनेशन मतलब किसी के अंतर्गत होना, किसी के नीचे होना। यहाँ पे हायरार्की में ये जो टर्म है ये हमें औपनिवेशिक काल में देखने को मिलता है, ये कॉलोनियल आइडिया है। आर्टिकल 235 की बात करें, वो बात करता है डिस्ट्रिक्ट जज की और कोर्ट सबऑर्डिनेट देयर टू, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज और उनके अधीनस्थ जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, निचली अदालतें हैं, उसके बारे में। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने यहाँ पे डिक्रीड दैट देयर आर नो सच एंटिटीज एज सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बहुत ही ये एक प्रोग्रेसिव जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने बोला कि ऐसे कोई कोर्ट नहीं हो सकते जिन्हें आप सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ मान सकते हो। यहाँ पर जो 2-3 बिंदु इन्होंने बताए गए वो हमें जो देखने को मिलते हैं वो ये है, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बीइंग्स जजेस आर सुप्रीम विद इन देयर ओन जुरिस्डिक्शन। अपने अधिकार क्षेत्र में, अपनी जुरिस्डिक्शन में जजेस जो होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, वो किसके अधीनस्थ नहीं होते हैं, इसलिए सबऑर्डिनेट कहना इससे गलत है। ये एक तर्क रखा गया था इस जजमेंट में। उसके साथ में सुपरवाइजरी पावर ऑफ हाई कोर्ट इज सब्जेक्ट टू राइट टू अपील एज ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 235। तो जब भी हम सुपरवाइजरी पावर की बात करते हैं, हाँ, हाई कोर्ट्स के पास में जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है और सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसे हम कहते हैं उन पर सुपरवाइजरी पावर का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार तभी ज्यादा एक्टिव होता है जब राइट टू अपील का इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा हमारे देश के जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं SH कपाड़िया जी, इन्होंने भी कहा है स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन एंड पोस्टिंग हैव टू बी यूनिफॉर्मली अप्लाइड। मतलब
जो भले ही सबऑर्डिनेट कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, लेकिन जब भी यहाँ पे प्रमोशन या पोस्टिंग की बात आती है तो यहाँ पर जो इवेल्युएशन का सिस्टम है, जो स्टैंडर्ड्स है, ये सबके लिए समान होने की आवश्यकता है। इसी के साथ में कुछ कदम उठाने की आवश्यकता बताई गई है इस आर्टिकल में। सबसे पहला जो बताया गया है वो ये है कि आर्टिकल 235 का अगर आप बेयर रीडिंग करते हो तो इसकी हेडिंग से, इसके टाइटल से, आर्टिकल 235 के टाइटल से पता चलता है कि कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये शब्द को आपको रिकास्ट करने की, पूरे आर्टिकल 235 को आपको पुनः लिखने की आवश्यकता है, यहां पर पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है आपको, इस आर्टिकल में सुझाया गया है। उसके अलावा दे में एक्सरसाइज सुपरविजन अंडर डिटेल्ड परफॉर्मेंस नॉर्म्स, कि ये सुपरविजन एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केवल डिटेल्ड परफॉर्मेंस नॉर्म्स के अंतर्गत जब मामला अपील जाता है तो इस स्थिति में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा फॉर मोस्ट मैटर्स सीनियर मोस्ट डीजे एंड जजेस ऑफ जुडिशरी शुड कॉन्स्टिट्यूट अ कॉलेजिएट सिस्टम टू फैसिलिटेट जुडिशियल एडमिन infra access monitoring of disposal rates and do delays matter of transfer and leave। तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम है, उसी प्रकार से आवश्यकता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है इनका भी एक कॉलेजियम होना चाहिए, जो कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरीके से जो मामले हैं उनको निपटाया जा रहा है, ट्रांसफर्स और लीव्स के सारे मुद्दों से डील करें। उसके अलावा स्पेसिफिकली रिक्वायर हाई कोर्ट टू सेटिस्फाई द क्राइटेरिया फ्लोइंग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस। तो यहां पर जरूरत है कि हाई कोर्ट को इस चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब भी हम जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी का अगर फेस ऑफ इंडियन जुडिशरी का है तो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रहेंगे। तो जरूरत है कि जो नेचुरल जस्टिस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस है, इनके प्रिंसिपल हमारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है इनमें भी देखने को मिले। All judicial officer who feel due qualification and threshold should be treated with constitutional dignity and respect। उसके अलावा ये आवश्यकता है जितने भी जुडिशियल ऑफिसर हो, भले ही वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, सिविल जज जूनियर डिवीजन हो, इनको इक्वली यहाँ पर ट्रीट करने की आवश्यकता है। इनकी भी डिग्निटी और रिस्पेक्ट इतनी ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे देश में हायरार्की जो है, बहुत बड़ी हायरार्की है जजेस की। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन एमएम कोर्ट्स रहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, दूसरे शहरों में इनके जेएमएफसी कहते हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स रहते हैं। दोनों के अंदर अगर हम कैटेगराइजेशन देखें तो सिविल और क्रिमिनल में कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, और ऐसे चलते चलते हमें जेएमएफसी और सिविल जज जूनियर डिवीजन देखने को मिलते हैं। कई राज्यों में मुंसिफ कोर्ट्स है, कई राज्यों में जुडिशियल कोर्ट सेकेंड क्लास भी हुआ करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है यही समाप्त होता है। आप इस वीडियो को केवल ऑडियो फॉर्म में भी हमारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पे सुन सकते हैं। स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और एंकर पे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमें सिर्फ ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट www.lawsico.com भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।